तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो देखा था वो पॉजिटिव डेविएशन देखा था और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे उसी के कंटिन्यू। तो उससे पहले अगर नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं किसका, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सर रॉल्स लॉ क्या था? तो रॉल्स लॉ क्या था, जिसमें P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 करके आता था। निगेटिव डेविएशन मतलब उसका वैल्यू लेसर देन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो निगेटिव डेविएशन में होगा P1 जो होगा वो लेसर होगा P1 नॉट x1। और रॉल्स लॉ क्या होता था, जहां पे इक्वल टू होता था, यहाँ पे रॉल्स लॉ इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रॉल्स लॉ से क्या होता है, डेविएट करता है। डेविएट करने का मतलब इक्वल टू नहीं होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू का दो केस बनाए थे, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है निगेटिव डेविएशन। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं निगेटिव डेविएशन का। तो P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 होगा भाई। और दूसरा देखिए P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। हमेशा ये लेसर होगा क्योंकि निगेटिव है ना, तो यहाँ पे कम होता है। क्यों होता है उसका रीजन अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ये एक बार ऑलरेडी मिट चुका था तो ये दोबारा बनाया जा रहा है भाई, उस समय ब्लर हो चुका था। और टोटल प्रेशर जो बात किया जाएगा वो भी लेसर होगा P1 नॉट x1 प्लस ऑफ P2 नॉट x2। सब चीज समझेंगे पर अभी इसको समझते जाते इक्वेशन याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन है। फोर्थ वन इज डेल्टा एच मिक्सिंग। एच किसके लिए यूज करते थे बताओ, इंथैल्पी के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इज also less than 0. Delta H mixing is also less than 0 and delta V mixing lesser than 0. तो ये सारे इक्वेशन आपको यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे का इक्वेशन याद रखिएगा, निगेटिव डेविएशन में होता है। अब समझते हैं कि क्या होता है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन याद होगा तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता था, ए बी इंटरेक्शन वीकर होता था। यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ए और बी का इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। सर ए और बी क्या है, तो ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं, समझ पा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जांपल देंगे अभी एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था तो उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा है। एसीटोन, एसीटोन इसको कहते हैं CH3CO CH3। इसका दूसरा नाम क्या है बताओ, प्रोपेनॉन, ठीक है, पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, प्रोपेनॉन। और क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ए बी इंटरेक्शन, इसको मान लेते हैं समझाने के लिए आपको। देखिए इसको हम मान ले रहे हैं ए, एसीटोन वाले को ए और बी वाले को ये, यानी ये दोनों आपस में मिलेगा ना तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा वो देखिए। थोड़ा सजा के लिख रहा हूं, जरा देखिए। एसीटोन को लिख रहा हूं CH3COCH3, ठीक है, ये हो गया आपका एसीटोन। अब आते हैं क्लोरोफॉर्म पे। क्लोरोफॉर्म को भी मैं ऐसा करके लिख रहा हूं CHClClCl। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आता है, देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, नहीं तो ऑर्गेनिक का वेट करिएगा और 11th पढ़े हैं। और कभी भी अगर भूल जाता है, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो याद रखिएगा ऑक्सीजन पे जो जनरली आता है वो क्या चार्ज आएगा सर, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अभी के लिए आप ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत, जो कि ऑक्सीजन में काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए इस पे क्या करता है, ये वाला कार्बन से खींच लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह इस पे भी पॉजिटिव आ रहा होगा बट हमको उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं, देखिए जिसके बीच में क्या हो रहा है, एक इंट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे, फोन FO और N, और हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो उस इंट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे एक नया बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होगा। देखिए इसको जो बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या हुआ, देखिए मान रहे थे हम लोग इसको क्या A और इसको क्या बोल रहे हैं B। तो AB का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, मजबूत हो जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, क्लियर है। अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बताओ इसका ज्यादा वेपर बनेगा क्या, एक नया बॉन्ड फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए नया बॉन्ड फिर से बनाना नहीं, नया बॉन्ड फिर से तोड़ना पड़ेगा। देखिए वेपर प्रेशर तब ज्यादा होगा ना जब इस सब का इंटरेक्शन क्या होगा, जैसे देखिए वेपर मतलब क्या बोल रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल। देखो एक तो मॉलिक्यूल ये है, पहले ऐसा दूर दूर था, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, दोनों करीब आ जाएगा। तो बताओ क्या होगा, वॉल्यूम में क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। देखो इस कंटेनर, इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, जब बॉन्डिंग बन जा रहा है तो ये दोनों करीब आ जा रहा है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसलिए लिखे हुए होंगे डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। यहाँ पे भी देखिए डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, क्योंकि देखिए इसका वॉल्यूम क्या है, ये दोनों दूर दूर है ना यार, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये लोग करीब आ गया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब देखिए वेपर प्रेशर कम कैसे हो रहा है सर, वेपर प्रेशर कम कैसे होगा, क्योंकि नया बॉन्ड तोड़ना होगा। नया बॉन्ड तोड़ेंगे मतलब भाप कम बनेगा, क्योंकि पहले से सिकुड़ सिकुड़ के रखेगा। वेपर तब बनेगा जब पहले से दूर दूर रहे। तो देखिए पहले दूर दूर था, लेकिन अभी इस इंटरेक्शन की वजह से जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल करीब आ गया।
मॉलिक्यूल करीब आ गया तो वेपर क्या होगा, कम बनेगा। वेपर तब ज्यादा बनता है जब मॉलिक्यूल क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको सब कर सकते हो। इसी तरह से इसका भी लेस होगा, ये भी लेस, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी टोटल लेस कर सकते हैं ना। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, सब चीज का देखिए, सब चीज लेसर होगा। उसी तरह से इंथैल्पी भी लेसर हो जाएगा, वॉल्यूम भी हो जाएगा, पीटी, P1, P2 सब चीज लेसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में आया तो खाली एक एग्जांपल याद रखिएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, या फिर अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो जहां पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा उसको कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। मैं चलता हूं आगे की तरफ। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा, इसको हमको जरूरत नहीं था। हाँ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता था तो ऐसा ग्राफ था, ये कंपोनेंट 1 का ग्राफ था भाई, ये P1 नॉट था, ये x2 का वैल्यू अगर 1 था तो P2 नॉट था, ये टोटल ग्राफ था। निगेटिव डेविएशन में क्या ऐसा होगा, नहीं, इक्वल टू होता तब ऐसा, निगेटिव में क्या होगा, सब लेसर हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए बोर्ड पे सब इजी है, बस आप इसे बोर्ड पे देख लीजिए। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा, जो अभी इक्वेशन खींचे थे ना उसका सबका नीचे जाएगा। यहाँ पे भी कंपोनेंट 2 का ग्राफ ऐसे करके खींचिए, कंपोनेंट 1 का ग्राफ ऐसे करके खींचिए, मतलब सब नीचे से जाएगा। जो ग्रीन वाला है वो होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, याद रख लोगे भाई। चलिए आगे, एजियोट्रॉप्स आता है, इससे रिलेटेड है तो थोड़ा इसी से समझ लेते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होता है, दो एजियोट्रॉप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, नाम से ही समझिए। एजियोट्रॉप्स अभी थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर समझिए। मतलब वैसा मिक्सचर होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट या फिर 2 से अधिक कंपोनेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट या फिर 2 कंपोनेंट से ज्यादा होगा। आपको समझाने के लिए, चाहे जो आपका बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ हम लोग 2-2 एग्जांपल के लिए 2-2 कंपोनेंट वाला एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब दोनों का दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। क्या बोल रहे हैं सर, मतलब देखिए जैसे कि आपको समझाते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे कि दोनों का दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करे। वो कैसे होगा सर, तो बताते हैं कैसे होगा, वो समझिए। देखिए कांस्टेंट मिक्सचर, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल हम इसके बाद वाले में दे देंगे। पहले इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल इसका भी 2 टाइप आएगा। एक होगा क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो हम उसका एग्जांपल दें उसी में, या फिर चलिए यहीं समझा देते हैं आपको। एक एग्जांपल देते हैं फिर डेफिनेशन रीड कर देंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है, और अगर हम बात करें एक और बनाना चाहते हैं, कुछ नया सीखेंगे, देखिए आप थोड़ा आज। एक और कंटेनर है और एक और बना लेते हैं क्योंकि हमको फिर से ज़रूरत पड़ेगा। चलिए यहीं पे रख देते हैं। देखिए जैसे कि अभी आप मान लीजिए इस कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ है, वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर, तो सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और मान लीजिए अल्कोहल, एक बगल का कंटेनर है, इसमें रखा गया है अल्कोहल। अल्कोहल रखा गया है, और इसका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं बताता हूं, वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अभी तो इसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, अब इस दोनों को इस कदर मिला रहे हैं। इस कदर मिलाने का मतलब क्या है सर, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिलाया जाएगा, तब जाके बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। अगर दोनों को मान लीजिए इसमें 50 ml रखें और इसी में जितना 50 ml अल्कोहल है उसको पूरा डाल दीजिए, तो अगर पहले बॉइल करेंगे ना तो 80 डिग्री अगर बॉइल होगा तो सारा का सारा अल्कोहल उड़ के उड़ जाएगा। क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हुआ, नहीं। अगर सेम होता तो पानी भी उड़ जाना चाहिए था, बट पानी नहीं उड़ रहा है। तो इसको इस तरह से मिलाने का कहने का मतलब है कि इसमें जब आप अल्कोहल डाल रहे हैं पहले, तो अल्कोहल का जो मात्रा है यहां पे 95 ml अल्कोहल, क्लियर है। इसमें अल्कोहल है 95 ml और पानी है आपका 5 ml। दोनों को मिक्स हो गया है। जो व्हाइट वाला दिख रहा है मान लीजिए ये पानी है, पानी का है 5 ml। अगर इस तरह का कॉम्पोजिशन होगा तो इस केस में पानी और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, दोनों का दोनों एक साथ उड़ेगा। समझ पा रहे हैं, इस टाइप के मिक्सचर को ही कहा गया है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्लियर है। और इसी को कहते हैं हम लोग एजियोट्रॉप्स।
और इसमें एक खासियत होगा कि जो लिक्विड फेज में, जैसे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है अल्कोहल, अल्कोहल को तो 2 से डिनोट करेंगे भाई। 2 हम लोग हमेशा किसको बोलते हैं बताइए, सॉल्यूट को, और 1 हम लोग हमेशा बोलते हैं सॉल्वेंट को। तो देखिए जो अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन होगा X2, और जो वेपर फेज में होगा, अगर इसका कंटेनर का लगा हुआ तो यहाँ पे तो वेपर होगा, उस केस को कहते हैं क्या, Y2। लिक्विड फेज में X2, वेपर फेज में उसको क्या कहते हैं, Y2। उसी तरीके से वाटर को क्या कहेंगे, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, इसको कहेंगे 1, और वेपर फेज में जो होगा उसको क्या कहेंगे बताओ, Y1। एजियोट्रॉप में खासियत होता है कि सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, तो वही लिखा हुआ है एजियोट्रॉप्स में। क्या याद रखिएगा, X1 बराबर होगा Y1 का, और X2 किसके बराबर होगा, Y2 का। क्लियर है यहां तक? अब वही डेफिनेशन पढ़ लीजिए, दीज आर मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आ रहा है बात समझ में? वेपर फेज और क्या बोल रहे हैं, लिक्विड फेज में दोनों का सेम कॉम्पोजिशन होगा, और दोनों का दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दिए हैं आपका, वो आपको आएगा, आपका मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे तो आपको आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? एजियोट्रॉप क्या होता है सर, 2 कॉम्पोजिशन रहेगा, दोनों का कॉम्पोजिशन में क्या होगा, लिक्विड और वेपर फेज में दोनों का कॉम्पोजिशन इक्वल होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, और दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 78 में भी नहीं करेगा, 100 में भी नहीं, बीच का मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 90 में बॉईल कर रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस, दोनों का दोनों 90 डिग्री करिएगा, दोनों का दोनों उड़ जाएगा एक साथ। आया बात समझ में? ये होता है आपका एजियोट्रॉप्स। गिर गया यार। अब आते हैं, इसी का पार्ट्स है जिसको कह रहे हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी का पार्ट है, एजियोट्रॉप का 2 पार्ट है बता रहे थे, एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और वेपर फेज का पहले रिलेशन समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज है, एक चीज है अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, समझाने के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना बताओ, 78 डिग्री सेल्सियस, और एक है वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब समझिए हम लोग को रिलेशन बताना है किसके किसके साथ, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के साथ, दोनों का रिलेशन क्या होता है सर समझिए। अगर मैंने हीट किया और 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं कितने पे बताओ, 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका वेपर कुछ इतना सारा बना, इसको भी क्या कर रहा हूं, 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। क्लियर है? तो 80 डिग्री पे हीट किया तो इसका कम वेपर बना, तो दोनों का रिलेशन देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वेपर क्या है, वेपर ज्यादा बन रहा है, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो उसी को रिलेशन बताइएगा, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहां तक? आ रहा है बात समझ में? दो सॉल्यूशन विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, अभी समझाऊंगा कि क्या होता है। रॉल्स लॉ से, अरे नेगेटिव डेविएशन अभी जस्ट पढ़े हैं भाई, अभी फिर मत बोलना कि नहीं पढ़े। वैसा सॉल्यूशन मैक्सिमम का उल्टा चलेगा। देखिए ना, जब हमको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा चाहिए तो वेपर प्रेशर क्या चाहिए, कम, और वेपर प्रेशर कब कम कहां होता था, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से। तो देखिए, द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर है? और इसका एग्जांपल हम लोग बताएंगे, कोई भी एसिड को पानी में डाल दीजिए, वो आपका किसका एग्जांपल याद रखिएगा, एसिड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो इसका याद रखेंगे डेटा के साथ, इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 68% HNO3 बाई मास इन वाटर। 68% क्या लेना होगा, परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना, तो 100 टोटल मिला के होगा, तो 68 ग्राम क्या ले लीजिएगा HNO3 और 32 ग्राम क्या ले लीजिएगा, पानी। तो अगर ऐसा बनाते हैं, दोनों को मिलाइएगा, तो ये एग्जांपल हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। क्लियर है? और यही नेगेटिव डेविएशन का भी है। चलते हैं भाई, अब इसी तरह से समझ गए हैं तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज इट इज रहेगा, मिनिमम चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम चाहिए बाबू। देखिए, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा कहां आता है, पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, तो वही लिखा हुआ होगा, दो सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जो एग्जांपल दिए थे 95% अल्कोहल इन वाटर, मतलब 95 ml मान लीजिए अल्कोहल ले लेते हैं और 5 ml पानी। तो यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ ना बोलना है, ठीक है, कमेंट में छोड़िए कि और क्या चाहिए। जेईई नीट के लिए भी क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर देंगे, 10-12 क्वेश्चन हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा, ये नंबर पे डिपेंड करता है। सर किसका नंबर, सॉल्यूट का नंबर पे। जितना ज्यादा सॉल्यूट का नंबर होगा उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरिया माना गया, उसको समझिएगा। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है नॉन वोलाटाइल,
सॉल्यूट उसको कह, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बन पाए, जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस टाइप का एग्जांपल हो गया सॉल्यूट का। और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल। क्लियर है यहाँ तक? तो वही चीज के बारे में बात किया गया होगा। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा होगा। जैसे अभी नॉर्मल एग्जांपल के लिए हम लोग जो एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए खली आ गया, एक खली अकेले है और हम लोग है थोड़ा छोटा, हम लोग 4 हुए, बताओ कौन जीतेगा? हम लोग तो बोलेंगे कि यही जीत जाएगा भाई, जैसे ही ये आएगा भाग जाएगा, बिना लड़ाई पीट, मतलब बिना गोली वोली लेके आ रहे हैं, खाली अपना हाथ पैर से ही मारपीट करना है। तो क्या करेंगे, कौन सा जीतेगा बताओ? ये ज्यादा जीतेगा भाई। आधा लोग तो लड़ने ही नहीं जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, 4 में से 4 भाग जाएगा, 2 भाग जाएगा और लड़ेगा तो ये जीत जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलेगा, कौन जीतेगा बताओ? जिसका नंबर ज्यादा होगा, यानी इसका नंबर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेगा ये जीतेगा। सिंपल सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसमें सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वैसा चीज जिसका वेपर नहीं बन पाए। और सॉल्वेंट क्या होगा बताइए, वोलेटाइल। क्लियर है? अब देखिए इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा लिख लीजिएगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। वो मोटा है, ताजा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नंबर ज्यादा होना चाहिए, वही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब इसके 4 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लीजिए। देखिए टाइप्स में बात किया गया, आरएलवीपी शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में पूरा लिखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल मिलता है आपको। ठीक है? ईबीपी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डीएफपी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, अभी बस टाइप्स बता रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है? ये पढ़िएगा तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो गया, बस एक वेंटो फैक्टर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। चलेंगे अब हम लोग थोड़ा और आगे। अब आते हैं आरएलवीपी, एक चीज को आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, आज ही देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देख सकते हैं वीवीआई पहले से मारा हुआ है, क्योंकि ये बता रहा हूँ ये दोबारा बनाना पड़ रहा है लेक्चर, क्योंकि वो खराब हो गया था भाई, वो लाइट बंद किया था तो वो ब्लर हो गया था। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बोलता है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। पहले समझ लेते हैं ना, हमेशा सॉल्यूट क्या होगा बताओ, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब बात करेंगे। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सबके बारे में बात करेंगे। और आरएलवीपी किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के। देखते हैं एक बार, अगर ये साइड हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे देखिए एक बार समझिए, ऐसा इमेजिन करिए कि एक कंटेनर है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, अब इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मान लीजिए पानी है, तो इसको क्या कह रहे हैं, 1। अब इसका कुछ ना कुछ वेपर बनेगा भाई, और यहाँ पे जितना भी होगा व्हाइट व्हाइट वाला ही मॉलिक्यूल्स होंगे या इसका पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है? इस सबका वेपर बनेगा, और ये सारा जो वेपर बनेगा, देखिए ये प्योर है, प्योर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट। पी मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। और 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका है, कंपोनेंट 1 का, तो इसी को लिखा गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। जब प्योर होगा ना बाबू, तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉट। क्लियर है? अब मान लीजिए इसी कंटेनर में आप 5 ग्राम नमक डाल दे रहे हैं, तो नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका तो वेपर नहीं बनेगा, जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, वो क्या है, आप मान के चलिए सॉल्यूट है। सॉल्यूट समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, नमक है, तो उसको 2 से डिनोट करेंगे, क्योंकि 1 को हम लोग किसको बोलते थे, सॉल्वेंट। 1 बोलिए या ए बोलिए, 2 बोलिए या बी बोलिए, उसको कहते हैं सॉल्यूट। तो 1 वाला चीज है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ, और 2 वाला चीज जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है उसको क्या कह रहे हैं बताइए, सॉल्यूट। तो देखिए सॉल्यूट आपका यहाँ पे पोजीशन को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा ना यार। देखिए सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लिया है, तो अब बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा, इस केस में ज्यादा वेपर होगा या इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो बेसिकली इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देख लो। तो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना मॉलिक्यूल था सबका सब, जैसे अभी यहाँ पे ओपन है तो अभी सब कोई आके घुस सकता है। अब यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जाए, मान लीजिए रॉड का कुछ लगा दिया जाए, तो जितने अच्छे से आप पहले आ पा रहे थे उतने अच्छे से तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे समझिए बैरिकेड लगा दिया, ग्रीन वाला का वेपर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो जितना भी है व्हाइट वाला उसका वोलेटाइल बनेगा। तो देखिए इसमें ज्यादा वेपर बनेगा और इसमें क्या होगा, कम वेपर बनेगा। तो यहाँ पे बोलेगा P1 नॉट ज्यादा होगा या P1। अच्छा P1 को क्या कहेंगे, दोनों का है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्योर था, अब ये प्योर है क्या, नहीं, सॉल्यूट भी आ गया, तो इसको कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और इसमें से ध्यान दीजिएगा कि कौन ज्यादा होगा, P1 नॉट का वैल्यू ज्यादा है P1 से। मान लीजिए पहले वेपर समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेपर बन रहा था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है। तो बताओ कम हुआ ना, कम हुआ, कितना कम हुआ, 10 में से 8 हो गया, तो कितना कम हुआ, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट यहाँ 10 का वैल्यू, इसका वैल्यू 8, तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 2। इस टर्म को कहते हैं हम लोग लोअरिंग।
लोअरिंग मतलब कम हुआ, क्या कम हुआ? वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आते हैं हमको तो सर लोअरिंग के बारे में नहीं, हमको तो रिलेटिव पढ़ना है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, जैसे आप बोल रहे हैं अमीर है तो किसके रिस्पेक्ट में अमीर, अंबानी के रिस्पेक्ट में गरीब हो जा रहे हैं, तो उसी तरह से रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अमीर आदमी कौन है बताओ? P1 नॉट। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसी को टर्म को कहते हैं P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लीजिए आ जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर है यहां तक? अब ये जो डेफिनेशन बोलता है यहां तक समझ में आया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है भाई? कम हो रहा है, उसको किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, उसी को कहते हैं रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा तो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट गया, साफ साफ लिख लिए। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए इक्वल टू होता है बताइए? सॉल्यूट के। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, मतलब P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। यही है RLVP, यही है आपका RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। X2 क्या है सर? तो मोल फ्रैक्शन है ना बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। खत्म करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप पहले वाले लेक्चर्स देखते जाइए, सारे के लेक्चर्स मिल जाएंगे, अभी ही बनाया हूँ, थोड़ा सा वीडियो अच्छा से एडिट नहीं, अब तो आपको ये वाला लेक्चर काफी अच्छा से दिखेगा यार, वो टेढ़ा मेढ़ा डाल दे रहा था तो अभी हम लोग देखे नहीं थे, अभी हम देख रहे हैं, क्लियर है? इसको प्रूफ करके दिखाते हैं भाई। ये रॉल्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो देखिए फ्रॉम रॉल्स लॉ से आप क्या लिख सकते हैं? रॉल्स लॉ क्या था बताओ? P1 बराबर P1 नॉट X1 कर सकते हैं, और ये हम सभी को पता है X1 प्लस X2 क्या होता है बताओ? 1। अगर दो कंपोनेंट है तो बाबू X2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 1 माइनस X1। ये X1 को उठा के उधर ले गए, कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे P1 नॉट X1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस X2, और P1 की जगह P1 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2। अब थोड़ा अरेंज कर रहे हैं बाबू, ध्यान देना, इस टर्म को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस P1 नॉट P1 नॉट X2, और इधर क्या आ जाएगा बताओ? P1 नॉट, और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो P1 हो जाएगा। यानी अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, देखिए इधर X2 को वहीं रहने दे रहे, P1 नॉट को इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट। P1 नॉट देखो इधर आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा, यही तो था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो टर्म आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए, इसको प्रूफ भी कर दिए हैं, क्लियर है? और है कुछ? अच्छा, इस आपका टर्म्स को देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये ऑलरेडी पहले वाला टर्म्स में ही था, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे। देखिए इसको समझा दे क्या, इसको ले ही लेते फिर से, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो हम लोग RLVP से जानते हैं, फ्रॉम RLVP P1 नॉट माइनस P1 याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2, ये पढ़े हैं। और X2 का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, X2 बराबर, सिंस लिख देते हैं, X2 बराबर N2 बाई N1 प्लस N2, क्योंकि दोनों का ले रहे थे तो टोटल ये होगा। अगर मान लीजिए इफ, जो कि मैक्सिमम जगह फॉलो करेंगे, ये हमेशा फॉलो करेंगे, इफ N1 का वैल्यू काफी बड़ा होगा किससे? N2 से। मतलब ऐसा समझिए N1 का वैल्यू है 1000 और इसका वैल्यू है 1। क्या समझा रहे हैं? समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसका वैल्यू है 1000 और इसका वैल्यू है मान लीजिए 1। अब दोनों को जोड़िएगा तो 1001 तो होगा एग्जैक्ट वैल्यू, पर इसको अप्रॉक्स बोलेंगे कैलकुलेशन से बचने के लिए। 1000 प्लस 1, 1000 होना चाहिए, 1001 होना चाहिए, बट हम अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या बोल देंगे? 1000। क्लियर है? मान लीजिए इसका वैल्यू 1000 है और इसका वैल्यू 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग लगभग किसके बराबर आएगा? 1000 के आसपास, तो इसी को हम कह रहे हैं N1। क्लियर है? तो याद रखिएगा जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो N1 प्लस N2 का वैल्यू को हम लोग हमेशा क्या मान के चलेंगे? N1। अब यहाँ पे N1 प्लस N2 की जगह क्या डाल देंगे? N1। तो देखिए यहाँ पे डालते हैं, देखो X2 का वैल्यू अब हम लोग क्या डाल देंगे? N2 बाई N1। हर जगह आप ऐसा ही सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन से बचेंगे भाई। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला इसी को कर रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई, क्योंकि X2 की जगह लिख रहे हैं, N2 बाई N1। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका,
सॉरी N2 बाई N1 होगा ना भाई, N2 बाई N1 कर सकते हैं, ठीक है। देखो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। कहीं मोल फ्रैक्शन देगा तो इसको लिखिएगा, कहीं मोल्स देगा तो इसको, और एक और टर्म देगा अगर हमको पता है मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास, तो N2 के लिए क्या लिखेंगे, मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं तो W2, और मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं, M2 से, तो मास बटा मोलर मास, ठीक है। N1 को क्या कहेंगे, W1 बाई M1, तो बस इसमें डाल दीजिए थर्ड फॉर्म, सारा चीज आपको यहीं पे करके दे दे रहे ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मास के टर्म में देगा तो मास के लीजिएगा, फिर से वही P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, N2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। देख लीजिए 4 वाला डिवीजन आता तो क्या करते थे, ऊपर वाले को नीचे के साथ और बीच वाले को बीच के साथ करते हैं, ठीक है। अब लास्ट है, इसको भी देख लीजिए, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2, और M1 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, W1 इंटू M2। ये 3 फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक ये और सबसे ज्यादा ये, ठीक है। W2 क्या है बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब चीज पहले लिखा हुआ है बाबू, मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कहेंगे P1 नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, P1 को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। W1 को कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 को कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 को कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस ये फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलें आगे, देखिए ये क्वेश्चन करवा चुके थे लास्ट क्लास में, फिर से करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक वेपर प्रेशर दिया हुआ है, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी में काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चे क्लास में बहुत मुश्किल होता है, तो आप जरूर बनाइए, मैं आपको अलग अलग करके दे रहा हूँ क्योंकि, और सारा फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, तो बस एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत लोग गिवन भी नहीं पढ़ पाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, दिख रहे हो, प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर पे दिया हुआ उसका 0.850, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ से, गिवन में जो दिया हुआ है आपका P1 नॉट का वैल्यू है 0.850 बार, बेंजीन का, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो टूटता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, टूटने वाला केस अभी आगे पढ़ेंगे जहां पे वेंटो फैक्टर आएगा। तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग, नॉन वोलाटाइल कौन होता था, सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 0.5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम, क्लियर है। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन क्या है आपका, सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ बेंजीन इज, या मास ऑफ सॉल्वेंट इज 39 ग्राम, क्लियर है यहाँ तक। अब मोलर मास दिया हुआ है किसका, बेंजीन का, यानी मोलर मास मतलब बेंजीन क्या है बताओ, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए जो दिया हुआ है, यानी M1 का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 78 ग्राम, 78 ग्राम पर मोल, क्लियर है यहाँ तक। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, यानी P1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी मोलर मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का, यानी फाइंड क्या करना है बताओ, फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी M2 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। बताओ सारा फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मास वाला, फ्रॉम RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाई W1 M2, कर सकते हैं यहां तक। देखो P1 नॉट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई P1 नॉट का वैल्यू देख लीजिए फिर से वही, P1 नॉट का वैल्यू 0.850, मास ऑफ सॉल्यूट है 0.5, मोलर मास है 78, W1 का है 39, इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है, काट दो, इसका टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 0.005, घटाएंगे 850 में से 845 तो 5 आएगा, और ये आ जाएगा 0.850, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा M2, ये 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट कटेगा, 5 का टेबल में काटो, 1 बार में
7 बार में और ये 0 बार में, यानी मोलर मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, M2 का वैल्यू आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना रहता है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखिए, आपसे बन जाएगा। तो कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था, तो वही होमवर्क है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ इन टेक्स्ट का क्वेश्चन होगा, तो 1.9 आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, बुक अगर नहीं है तो। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का होगा 1.17, 1.18 देखते जाइएगा, सारा चीज है आपका आरएलवीपी का, और 1.19। तो इसके साथ हम लोग मिलेंगे, इस क्वेश्चन को पहले डिस्कशन कर लेंगे अगर आप लोगों से नहीं बनेगा, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।